सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो अभी मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ ई कॉमर्स की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर है सेकंड, मतलब कि यूनिट नंबर 1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर 1 की यूनिट 1 की वीडियो डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पहले वो वीडियो देखो चैप्टर 1। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो कि यूनिट सेकंड का है। तो देखो यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, रेशनल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। मतलब कि आप जो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके अंदर बैरियर्स क्या क्या है, इफेक्टिव क्या क्या है, वो सारे हम इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर है बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स का है, सेमेस्टर 3rd और 4th के सिलेबस के अंदर आता है। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो नोट्स के लिए आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, नीचे आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप कांटेक्ट करके हमें वो पूछ सकते हो नोट्स के लिए, नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स बनने वाले हैं, रेडी होते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो या फिर बता सकते हो, एडवांस में आप हमको मैसेज कर सकते हो। और आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर हमारा आ गया सेकंड। मतलब कि मैं सेकंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 1 है। इंट्रोडक्शन देते हैं सबसे पहले, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ई बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। पहले आपको ये जानना जरूरी है ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जैसे लिखा है मैंने, ई बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स चेंजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड फंक्शनल प्रोसेस। ये किसी भी बिजनेस के या किसी भी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद लिखा है विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इट इज़ एन इंटेंटिव विच ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस रिलेशनशिप। और ये बिजनेस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इफेक्ट कैसे करता है बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा, ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टुगेदर ई कॉमर्स और ई बिजनेस हैव हेल्प्ड क्रिएट ए सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन। ई कॉमर्स और ई बिजनेस कुछ हाल ही में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो दोनों के ही आप अगर पढ़ोगे, दोनों को स्टडी करेंगे इस वीडियो में, और दोनों के बारे में बताऊंगा कि दोनों किस तरह से जो पूरा सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शंस हैं, उनको किस तरह से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो ई कॉमर्स है वो काफ़ी अलग अलग तरह से काम करता है, काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करता है। किस तरह से, तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने लिखा है मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ B2C। ये मैंने चैप्टर 1 में बताया था, यूनिट नंबर 1 में। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके आप पहले उसको चेक करो, आपको समझ आ जाएगा B2B B2C क्या होते हैं। तो इसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। किसी भी माल को, बिजनेस को, मतलब कि जो बिजनेस वाले हैं वो अपने माल को कंज्यूमर तक कैसे बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है ये जो एक्टिविटी है ये ई कॉमर्स के मॉडल्स में आती है, मैंने बताया था। दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड, यहाँ पे लिख सकते हो इन्वॉल्व या इंक्लूड एक बात है, इन्वॉल्व इन कंडक्शंस ऑफ B2C ई कॉमर्स। B2C फिर दोबारा आ गया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसकी जो पहली एक्टिविटी है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ करी जाती है, तो मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करी जाती है। तो इसकी जो फर्स्ट नंबर ऑफ चीज़ है, जो फर्स्ट नंबर ऑफ थिंग्स है, उसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एक्सेशन। तो देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में मिल जाएंगे, एज इट इज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने जो उसमें से मेन फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो आपके सामने लाया हूँ। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आपको कोई चैप्टर रीड करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है कन्वीनियंस, ठीक है, और दूसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। 2 टाइप्स के आते हैं, ये बिजनेस में यूज करे जाते हैं। कन्वीनियंस में क्या होता है, इट गिव्स द पार्टिसिपेंट कन्वीनियंस। इसमें आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। एज द बिडर कैन स्टे एट हिम होम और ऑफर्स एंड स्टिल पार्टिसिपेट इन द बिडिंग जस्ट एज ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन। इसका मतलब होता है अगर आप कहीं भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बिजनेस अगर ऑनलाइन है तो आप चाहे घर पे बैठ रहे हो, चाहे आप सोफे पे लेटे हो, चाहे आप सीधा कहीं गए हुए हो, ठीक है, आप कहीं भी बैठे बैठे डीलिंग कर सकते हो। ये हो जाता है कन्वीनियंस, जो कि पार्टनर के लिए ऑनलाइन बिजनेस में आने वाले समय में काफ़ी आसान हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, नहीं पता कोई नहीं, धैर्य रखिए, हम बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन अलाउज ओनली सरकमसिस बिजनेस, यहाँ पे लिखा है सॉरी बिडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ब्रीडर्स टू पार्टिसिपेट द सेम टाइम। यहाँ पे लिखा है काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एट अ सेम टाइम में आपको हैंडल कर सकते हैं। सपोज करो
यहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है, आपने ऑनलाइन बिजनेस चालू कर रखा है फ्लिपकार्ट का, और सेम टाइम पे आपको 1 2 3 बुकिंग आ रही है, ठीक है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? अगर आपके सामने कस्टमर ऑफलाइन के रूप में आता है, मतलब कि फिजिकल मोड में आता है, तो आप क्या करोगे? पहले एक को दिखाओगे, फिर वो कुछ कमियां बताएगा, उसकी सुनोगे, फिर दूसरे को हैंडल करोगे, फिर तीसरे को हैंडल करोगे। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसमें आप तीनों कंज्यूमर्स को एक साथ ही हैंडल करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आगे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन कंस्टेंट इंटरनेट एग्जीक्यूशन अलाउज बिडिंग टू पार्टिसिपेंट एट द सेम टाइम, और एकदम सेम टाइम पे अपने कंज्यूमर्स को हैंडल कर सकते हो, बिजनेस के स्टाफ मेंबर्स को आप मीटिंग में हैंडल कर सकते हो, अगर कोई मीटिंग लेनी है तो वो भी ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है जैसे कि, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है वो इंडस्ट्री में यूज़ कहाँ किया जाता है, वो आता है बैंकिंग सेक्टर में। हर इंडस्ट्री में एक बैंकिंग सेक्टर वाला रखा जाता है, क्यों? क्योंकि देखो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, बैंकिंग से लेन देन होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज का इतना माल जो आया, इतना पैसा जो है वो बैंक में जमा कराना है, तो ये सारे के लिए आपको एक बैंक मैनेजर बोल सकते हो रखना जरूरी होता है। छोटा मोटा रख लेना कोई नहीं। तो देखो बैंकिंग इसमें क्या रोल निभाती है इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ मनी ऑन वन बैंक टू अनदर यूजिंग वेरियस मेथड। एक जगह से दूसरी जगह तक पैसे ट्रांसफर करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। चाहे वो आप किस पेमेंट कर दो, यूपीआई से, चाहे गूगल पे से, चाहे पेटीएम से, चाहे आप आरटीजीएस कर दो, चाहे आप नेफ्ट कर दो। नेफ्ट आरटीजीएस होता क्या है? आई डोंट नो। तो देखो नेफ्ट आरटीजीएस होता क्या है, तो नीचे मैंने लिखा हुआ है, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। नेफ्ट मतलब होता है नेट इलेक्ट्रॉनिक ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। और इसी तरह से नेट इलेक्ट्रॉनिक ग्रोस सेटलमेंट, रियल ग्रोस सेटलमेंट, तो आपको दोनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। तो अब देखो सबसे पहले आता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में 2 कारण है, ये यूज़ क्यों किया जाता है। पहली बात, आपको लाइन नहीं लगानी पड़ती, जो लंबी लंबी लाइन लगती है। फॉर्म नहीं भरना पड़ता। थर्ड चीज़, आपको वहाँ पे भीड़ भड़ाके में नहीं जाना पड़ता। चौथी चीज़, इतनी गर्मी हो रही है तो गर्मी में यार कुछ ठंडा वंडा पी लो, क्या बैठे हो यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, लाओ कुछ ठंडा वंडा मंगवाओ। तो देखो इसीलिए मैंने बताया है नेफ्ट। नेफ्ट का मतलब भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो नेफ्ट जो है ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बेस्ट ऑफ द सोर्स है। द नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो देखो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आप एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से किसी भी पूरे देश में रह रहे हो, पूरे देश के अंदर कहीं भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो टू द क्रेडिट अकाउंट, चाहे उसके क्रेडिट अकाउंट में, विद द अदर पार्टिसिपेंट, मतलब कि किसी भी पार्टिसिपेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जब ही तो आप अपने पैसों से मोबाइल मंगवाते हो ऑनलाइन, वरना कैसे मंगवा पाते, है ना। उसके बाद लिखा है बैंकिंग यूजिंग आरबीआई, एनईएफटी और सर्विसेज। अब तो बैंक भी नेफ्ट का यूज़ करता है, आपको पता नहीं होगा शायद, बैंक भी कम से कम 98% यूज़ नेफ्ट का करता है, ठीक है, अपने कस्टमर्स को जोड़ने के लिए। वर्ल्ड वाइड फैला रहा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, जो कि इंडस्ट्री यूज़ करती है। पॉइंट नंबर 2 हमारा है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, सेटलमेंट एज ए टाइम, एक टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपना टाइम दे रहे हो उसके लिए भी थैंक यू। तो देखो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द आरटीजीएस। तो देखो इसकी पहले तो आपको डेफिनेशन जो है मैं आपको बता दूं, ये इसका जो है क्या है, फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। द आरटीजीएस सिस्टम फैसिलिटेट ट्रांसफर टू फंड्स फ्रंट अकाउंट। ये जो है अपने पैसों को फ्रंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा देता है अपने पार्टिसिपेंट्स को, कंज्यूमर्स को, बैंक, ठीक है। उसके बाद लिखा है वन बैंक टू अनदर एंड रियल टाइम। एक टाइम पे अगर आप बोलोगे कि 24 घंटे हैं, उसमें से 2 घंटे के बीच में पैसे आने चाहिए, तो वो आपके जो अकाउंट है उसमें हाजिर हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है ऑन ए रियल टाइम एंड ए ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। और ये जो है एक रियल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट के बेसिस पे देखा जाता है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ऐप्स यूज़ करते हैं या फिर कुछ अलग जो एक्टिविटीज़ है वो इसके बाद में लिखवाने वाला हूँ। तो आप इसको उतारो फटाफट, फिर इसके बाद रब करके नेक्स्ट टॉपिक को लिखवाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो वो जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था वो आपने उतार लिया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट। मतलब कि जब हम पेमेंट देते हैं, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने टाइप्स में हो सकती है। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो आता है डेबिट कार्ड। आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि डेबिट कार्ड से किसके थ्रू पेमेंट कैसे करी जाती है। फिर आता है सेकंड क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ऐप, कैश, नेफ्ट और आरटीजीएस। देखो यहाँ पे बस 2 चीज़ें हैं जो नई आई है, जिसका मैंने बताया, एक आता है नेफ्ट और एक आता है आरटीजीएस, जो मैंने अभी हाल ही में बताया, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी मैंने समझा दिया, और बाकी ये जो सारी चीज़ें ये नॉर्मली है जो आप अपनी पेमेंट में यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है वो आता है यहाँ पे, जो आपके बुक में लिखा था
प्रॉब्लम विद द ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम। अभी जो ट्रेडिशनल में पेमेंट सिस्टम जो सिस्टम चल रहे हैं उनके साथ क्या क्या जो लैक होते हैं, जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो फेस करनी पड़ती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो हाल ही काफ़ी है। पहला आता है लैक ऑफ कन्वीनियंस। लैक ऑफ कन्वीनियंस में क्या होता है, जब दो बंदे आपस में जब पेमेंट करते हैं तो उसमें ना आपस में समझ होने की बात हो जाती है, ठीक है। पेमेंट करते समय जब समझदारी ज़्यादा ना हो तो वहाँ पे लैक ऑफ कन्वीनियंस कहलाता है। अगर मान लो सपोज करो दो बंदे जब पेमेंट कर रहे हैं तो एक दूसरे पे पहले तो ट्रस्ट हो। जब अगर मान लो अननोन पर्सन होते हैं तो अननोन पर्सन में ये ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आती है लैक ऑफ सिक्योरिटी। लैक ऑफ सिक्योरिटी कब आती है, जब मान लो किसी ने 5,000 रुपये इकट्ठे ट्रांसफर कर दिए किसी और के बैंक में। अगर मैं इसका एग्जांपल देके समझाऊं तो देखो, जैसे ए और बी ये दो बंदे हैं, ठीक है। अब इसने बोला ए ने बी को कि मेरे को ना 5,000 रुपये चाहिए, तो बी ने बोला चलो ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ, मेरे को बाद में आप वापस कर देना। तो जब इसने इसको वापस करे, जब इसने इसको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, जब इसने ट्रांसफ़र करे तो इसने बोल दिया कि मेरे पास पेमेंट नहीं आई, मगर ऐसा नहीं था, इसके पास पेमेंट आ गई थी। मगर इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो 5,000 रुपये थे। ये तो बोल देगा टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आई, तो लैक ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और इसमें क्या करना पड़ता है आपको, अगर मान लो जैसे पेमेंट करते हो तो आप किसी भी दूसरे से अगर पेमेंट कराते हो तो वो ऐसी आपकी पेमेंट नहीं कर पाएगा। उसमें आपका कोड, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सिक्योरिटी चेक करता है, ठीक है। सेकंड जो थिंग आती है वो आती है लैक ऑफ सिक्योरिटी। अब थर्ड आता है यहाँ पे लैक ऑफ कवरेज। उसके बाद आता है लैक ऑफ एलिजिबिलिटी। लैक ऑफ एलिजिबिलिटी और लैक ऑफ कवरेज, अब ये क्या चीज़ है, तो देखो लैक ऑफ कवरेज क्या होता है, अगर मान लो जैसे आप किसी भी बंदे को पेमेंट करवाते हो या किसी से भी अपनी पेमेंट करवा रहे हो, ठीक है, तो उसका जो रिफंड है वो किस तरह से आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। यहाँ पे ए और बी इनके दो बंदे हैं, ठीक है, लैक ऑफ कवरेज में दो बंदे हैं। अगर आप किसी के पास पेमेंट करते हो तो उसके पास मैसेज जाता है। यहाँ पे फ्रॉड कॉल्स कैसे होती है, अगर आप यहाँ से इसको पेमेंट करोगे तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा, बस आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे से यहाँ पे पेमेंट चली गई है, मगर कोई मैसेज आपके पास नहीं आता। तो ये लैक ऑफ कवरेज है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है क्या, रिसिप्ट, मतलब कि हमें चेक करना पड़ता है मैसेज आया नहीं आया, तो इसलिए मोबाइल नंबर चेक करना पड़ता है, अकाउंट नंबर अच्छे से चेक करना पड़ता है, तब जाके ये पेमेंट करनी चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लैक ऑफ एलिजिबिलिटी। और यहाँ पे लास्ट हमारा पॉइंट है जो पांचवा पॉइंट आता है लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ मैक्रो ट्रांजेक्शंस। कह रहा है लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ मैक्रो ट्रांजेक्शन। मैक्रो क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन या बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जैसे आप करते हो, तो उससे पहले क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो किसी को भी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उससे पहले 1-आध रुपया ट्रांसफर करके देखो, अगर वो पहुंच जाता है, मैसेज आ जाता है, फिर आपको बड़े ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप बड़े ट्रांसफर करते हो फिर वो बंदा देन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं आए, और अगर आपने जब छोटा ट्रांसफर करा था तब उसके पास पहुंच गया था, मैसेज भी आया था, ठीक है, इसका मतलब है आपके पास से अगर पैसे कटे हैं तो वहां पहुंच गए हैं, वो सामने वाला जो है वो आपको झूठ बोल के उल्लू बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ बताए मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और ये सारी प्रॉब्लम्स कभी कभी तो टेक्निकल इशू की वजह से भी आती है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है वो आता है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम, मतलब कि जिसको हम छोटे में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EPS, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के टाइप्स और इसके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है EPSR ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ये क्या है, एक तरह का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। आजकल मार्केट्स में, मॉल्स में, रेस्टोरों में काफ़ी जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ द गोल्स OI their development is the create analogs to check and cash their the internets। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, आपके जो बैंक है, जो बैंक से पैसे हैं वो कैसे करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे करते हैं, वो भी ऑनलाइन के थ्रू। ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, सारे ये भी ट्रांजैक्शन भी कैसे होते हैं, ऑनलाइन नेट के थ्रू, ठीक है, और बोल सकते हो नेट बैंकिंग, बाकी वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे फीचर्स बता रखी है यहाँ पे EPS की। तो EPS मैंने जैसे बताया था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। पहली जो इसकी फीचर है, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम मर्चेंट फ्रॉड बाय कीपिंग क्रेडिट कार्ड नंबर्स अननोन टू मर्चेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी मतलब कि अनजान व्यक्तियों से, ठीक है। किसी को भी ऐसे अनजान व्यक्तियों के पास अगर आप पेमेंट करते हो तो वहाँ से ऐसे पेमेंट नहीं जाएगी जब तक आप उसमें कुछ अपनी सिक्योरिटीज, कुछ अपने नाम वाम, मतलब कि रोल नंबर, जो कोड वोड है वगैरह, तो वो सब जब तक आप फिल नहीं करते वहाँ पे डालते नहीं, ठीक है। और ऐसे किसी के पास भी पैसे आपके नहीं जाएंगे अगर आप सोचते हो कि मैंने ऐप ले रखा है, कोई भी अगर मेरा अननोन पर्सन फोन छू लेगा, उसमें मान लो पेटीएम ऐप है, मेरे पैसे पड़े हैं, कोई भी खोल के किसी को पैसे भेज देगा, तो इसमें ऐसा कुछ डर नहीं होता। सेकेंड चीज़ आती है इसकी फीचर्स में, अलाउइंग पीपल्स विदाउट
सॉरी यहाँ पे ALLO आएगा बीच में, अलोइंग पीपल विदाउट क्रेडिट कार्ड टू इंगेज इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। कह रहा है यहाँ पे ना काफ़ी सारे जो पीपल्स हैं उनको अलाउ करता है ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए EPS, मतलब कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस का बेनिफिट क्या है, अब आजकल क्या होता है कैश सबके पास इतना अवेलेबल नहीं होता कि जेब में लेके घूमे, इसलिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें बनाई गई है और इससे आपको डिस्काउंट भी मिलता है, मतलब कि बेनिफिट्स भी मिलते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल प्राइस भी मिल जाता है जो सामान होता है, तो इसलिए ज़्यादातर इसको सपोर्ट किया जाता है आजकल। ठीक है, थर्ड जो इसका पॉइंट आता है यहाँ पे, प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंटल टू कंज्यूमर्स। यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंटल्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की सेफ्टी इसमें अच्छी ज़्यादा रहती है। अगर मान लो जैसे जेब में आप कुछ लेके जा रहे हो, पर्स रखा है उसमें आपके पैसे रखे हैं, किसी ने मान लो पर्स में हाथ डाला और पैसे चुरा लिए, पर्स काट लिया, जेब निकाल ली, जेब काट ली, तो इससे आपके पैसे चले जाते हैं। मगर अगर आपका जैसे डेबिट कार्ड है वो आपका रिकवर भी हो जाता है अगर आपको पिन या नंबर याद हो। ठीक है, और अगर वो कोई चुरा भी लेता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक उसको पासवर्ड याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो जाता है एक तरह से कंज्यूमर अपना। उसके बाद अब इसके EPS जो मैंने बताया आपको, EPS के कुछ फीचर्स के बाद इसके कुछ टाइप्स आते हैं। पहला आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। फर्स्ट जो टाइप है वो आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स। इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स क्या होते हैं, अगर आप किसी भी राशन की दुकान में लाइन लगाते हो या कहीं भी बार की वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हो, कहीं भी लाइन लगाते हो, आपको टोकन्स लेने पड़ते हैं। बैंक तक में लाइन लगाने के लिए आपको टोकन्स मिलते हैं कि आपका जब नंबर आएगा आप तब जाना। तो इसी तरह से EPS में भी टोकन्स निकाले गए हैं। टोकन्स यहाँ पे 2 टाइप से डिफाइन करे गए हैं। टोकन्स का मतलब होता है, एक होता है प्रीपेड टोकन्स, ठीक है, एक होता है पोस्ट पेड टोकन्स। जैसे कि आप रिचार्ज करते हो तो प्रीपेड पोस्ट पेड दिखाता है, तो सेम यही चीज़ है प्रीपेड और पोस्ट पेड। प्रीपेड में क्या होता है, आपको सर्विस लेने से पहले यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। पोस्ट पेड में यहाँ पे क्या करता है, सर्विस जब आपको मिल जाती है उसके बाद देन आपको अपनी पेमेंट करनी पड़ती है। बस दोनों में ये फ़र्क है और कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क है नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रॉनिक्स टोकन्स इज द डिजिटल एनालॉग ऑफ क्यूरियस फॉर्म ऑफ पेमेंट बैकवर्ड एंड द हैंक ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कह रहा है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रमाणित है, मतलब उन द्वारा बनाया गया है। और ये जो है ना सारी की सारी जो फाइनेंशियल जो आपकी बैंक इंटरनेट की जो जितने भी तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो उन सबको सिक्योरिटी देता है। ठीक है, उन सबसे किसी भी तरह का फ्रॉड आपके लिए आपके साथ जो है वो नहीं होता, ये ऐसा श्योर होता है। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये तो था फिलहाल एक पॉइंट जो मैंने अभी इसको एक टाइप बताया। तो इसके जो कुछ और टाइप्स है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो इसको उतार लो। हाँ फ्रेंड्स, तो वो उतार लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा यहाँ पे। उसके बाद जो टाइप्स मैं आपको बता रहा था EPS के, तो EPS का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड टाइप्स है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो आपको दिख रहे होंगे 3rd, 4th, 5th। ठीक है, और अभी 5th के बाद एक और है शायद 6th, तो मैं भी पूरे बता दूँ जो भी आपको। तो पहला आता है सेकंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड जो आपकी बुक में दे रखा है, करेक्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूँ जो बुक में पॉइंट लिखे हैं, सेकंड नंबर पे यही दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश। इसमें लिखा था कंबाइंस कंप्यूटराइज्ड कम्युनिकेशन एंड विद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी द इम्प्रूव अपॉन पेपर कैश। यहाँ पे लिखा है जब आप किसी को भी मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन करवाते हो बैंक से या किसी भी परचेजर से या किसी भी मार्केटर से, तो उसके बदले में आप अगर कैश देते हो उसको, तो कैश जो होता है वो एक क्या होता है, पेपर कैश होता है, मतलब कि कागज़ का बना हुआ नोट होता है। और उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कागज़ के बने हुए नोट्स के पहले बेनिफिट क्या है, देखो सबसे पहले तो सामने वाले को अगर आपने कागज़ का बना नोट दिया तो वो कभी नेगलेक्ट नहीं करेगा, उसको लेने से मना नहीं करते ज़्यादातर केस में। ठीक है, वो बात अलग है, ज़्यादातर इंक लगी हो या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी और कोई फॉल्ट हो, फटा हो, तो वो मना करते हैं। तो यहाँ पे एक बेनिफिट हो रहा है, कभी कभी यहाँ पे फ्रॉड जो होता है, यहाँ पे फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं होता अगर आपने कैश के थ्रू दिया है तो। ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे लिखा है कैश इज लीगल टेंडर पे टू ऑब्लिगेटेड टू टेक इट। यहाँ पे लिखा है कैश जो है वो पेई को देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे इट इज नेगोशिएबल कॉल द गिवर्स एंड ट्रेडर्स टू समवन एल्स। और ये क्या होता है कि नेगोशिएबल होता है। अगर मान लो जैसे कि आप किसी के भी द्वारा बैंक में पेमेंट करते हो, तो बैंक में पेमेंट करने के लिए आप उससे नेगोशिएट करोगे, नहीं भाई इतने के ट्रांसफर कर दूँ, इतने का कर दूँ। मगर अगर कैश रहता है तो सीधा हाथ में से पैसे निकाले और पकड़ा दिया, और वो नेगोशिएबल करने के लिए भी बोलना नहीं पड़ता भाई मेरे पास तो इतनी है, इतने लेने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर बैंक से आप कटवाते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे कभी कभी पे करने पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ है ना, यहाँ पे कैश में फ़ायदा मिल जाता है, आपको बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो चेक्स बुक का इस्तेमाल करते हैं अपनी पेमेंट करने के लिए, किसी भी पार्टी को, किसी भी रिटेलर को या फिर किसी भी शॉपकीपर को। तो चेक्स जो है ना, पहली बात तो ये चेक्स जो है, ये वर्ड जो है ये बड़े अमाउंट के लिए बनाया गया है। ये 2000 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये के लिए चेक नहीं होते, चेक होते हैं बड़ी बुक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द चेक्स मॉडल्स ऑन पेपर चेक्स। जो चेक्स होते हैं वो एक तरह के पेपर चेक्स होते हैं। एक्सपेक्टेड दैट दे आर इंटरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली दे
उसके बाद लिखा है यूज डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर साइनिंग एंड इंडोर्सिंग एंड रिक्वायर द यूज ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट टू ऑथराइज। उसके बाद लिखा है द पेयर एंड द बैंक अकाउंट। यहाँ पे सीधी सीधी बात है, चेक क्या होता है, एक तरह का चेक बुक, एक तरह का पेपर होता है। जब आप देते हो किसी भी इंडोर्सी को तो वो उसके बदले आपके वो जो अकाउंट है, अकाउंट में एक मैसेज आता है, ठीक है, कि आपने किसी को इतने का चेक दिया है, और आपकी जो चेक बुक है वो डिजिटल एक तरह का सर्टिफिकेट है, वो एक तरह का सर्टिफिकेट प्रमाण हो जाती है कि आपने किसी को चेक पे करा है, चाहे वो इंडोर्सी हो चाहे वो इंडोरर हो, ठीक है। आप जो अगर चेक पे कर रहे हो तो वो आपको देखना है आपने कितने रुपए पे करे, और वही सेम लिस्ट आपको अपनी पासबुक में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि आपने सामने वाली पार्टी को इतने रुपए का चेक पे किया है। तो ये जो चेक होता है इसके थ्रू भी हम किसी को भी पैसे दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स इसको बोलते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है इसका नाम यहाँ पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। अब यहाँ पे मैंने बताया पहले थर्ड पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट बाद में बताऊंगा। पहले चेक्स के कुछ बेनिफिट आपको बता दूं, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है, ठीक है। फायदे क्या है यहाँ पे, नुकसान तो नहीं, खैर फायदे आपकी बुक में है तो फायदे ही बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है दे कैन सर्व कोऑपरेट मार्केट्स। हम इसको कोऑपरेट मार्केट्स में कहीं भी सर्व कर सकते हैं, परोस सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं भी लागू हो जाता है, अलाउ हो जाता है, चल जाता है, कोई भी ऐसा मना नहीं करता कि चेक हम नहीं लेते। उसके बाद फर्म्स कैन यूज दैम इन ए मोर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स। और यहाँ पे लिखा है जो फर्म है ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स पे भी अच्छा प्रभाव डालती है। मतलब कि जो चेक्स है ना वो एक रेपुटेशन होता है कि अच्छे सामान का, मतलब आपने अच्छा सौदा करा उससे, सामने वाले से। कैसे रेपुटेशन है, अगर मैं परचून की दुकान पे जाके 5 रुपए का पार्ले जी लूँ, उसको 1000 का चेक दूँ, उसमें से बोलूँ मेरे को 995 रुपये वापस कर दे, तो ये क्या होगा, एक बैड रेपुटेशन दिखाता है कि 5 रुपये भी नहीं अगले पे। मगर चेक्स जो है वो अच्छे रेपुटेशन तब दिखाते हैं जब आप किसी से हाई क्वालिटी पे, बड़ी लेवल पे आप सामान परचेज करते हो, तो आपको चेक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट आता है दे क्रिएट, उसके बाद लिखा है फ्लोट एंड द अवेलेबिलिटी फ्लोट्स इन द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉमर्स। और ये क्या लिखा है, कॉमर्स सेक्टर में ना सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है चेक की, क्योंकि कॉमर्स सेक्टर में अगर आप ट्रेडर हो, बिजनेस हो, शॉपकीपर हो, तो आप कभी भी कैश में माल नहीं खरीदते। छोटी दुकान है, 500-600 को लेना है तो कैश में ले लोगे। अगर आपको 50,000 60,000 की डील करनी है तो आप उसके लिए एक चेक बुक प्रिपेयर करके रखते हो, जिसमें आपको कैश गिनने का ही झंझट खत्म हो जाता है सारा का सारा। अगर सपोज को आपकी दुकान है, आप किसी से कुछ खरीद रहे हो और वो भी कितने का, 500-600 का, तो आपने गिन के दे दिए। 1 लाख का सामान लिया तो वहाँ पे 1 घंटा गिनोगे, सारा थूक खत्म हो जाएगा उसको चाटने में, ठीक है। तो ऐसा मत करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसकी जगह चेक सुटेबल रखो जो कॉमर्स में रखा जाता है, ठीक है। कॉमर्स सेक्टर में ज़्यादातर कैश यूज होते हैं कंपनीज में, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप लोग सब वाकिफ होंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक ऐसा कार्ड होता है जो आपकी लिमिट बताता है कि आप इतने से इतने तक की शॉपिंग कर सकते हो, उसमें आपके पैसे होते हैं, आप उसके द्वारा शॉपिंग कर सकते हो, मौज कर सकते हो, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, बता दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर जो फोर्थ है, क्रेडिट कार्ड इज एज IS एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट है। जैसे कि गाना बजाने के लिए फ्लूट आती है, ड्रम्स आते हैं, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड आता है किसी को पैसे पे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद विच इनेबल द कार्ड होल्डर एंड ऑब्टेन्ड द आइदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि ये जो है कार्ड, ये कार्ड होल्डर जो होते हैं उनको मिलता है, और इसके द्वारा आप किसी से गुड्स ले सकते हो, सर्विस ले सकते हो, सर्विस समझ गए, लेजेंड समझ जाते हैं। उसके बाद सर्विस के बाद बात करते हैं फ्रॉम मर्चेंट एंड द अरेंजमेंट्स हैव बीन द मेड ऑफ आइटम। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी आइटम नहीं, सॉरी रिमर्स ऑफ द मर्चेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, किसी मर्चेंट से पैसे लेने हैं, तो उसके लिए भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आराम से सुटेबल होता है। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वर्क्स इन द ऑल ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट छोटा सा है, ये मैंने हटा दिया, यहाँ पे आप देख लो ई गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद लिखा है एप्लीकेबल ऑल द वर्क्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी दुनिया है, उसमें सारी जगह पे, आप छोटी सी दुकान से लेकर राशन दफ्तर की, आप किसी बड़े सरकारी मंत्रालय तक चले जाओ, आपको क्रेडिट कार्ड हर जगह देखने को मिल जाएगा आजकल, ठीक है, हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद लिखा रहता है in the physical world citizen enter credit card and information into a web application to pay for goods and services। अब हर कोई इतना आसान काम कर दिया भाई, इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इंटरनेट से ढूंढ दो, उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, उसके बदले पे करना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड, वो वेब के थ्रू आप कहीं भी किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, भेज सकते हो, कटवा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्रेडिट कार्ड, जिसको मैंने आपको समझा दिया। फोर्थ जो पॉइंट आता है ईपीएस का, वो आता है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड का थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे छोटा सा लिखा है, मैं इसके बाद लिखूंगा, तो पहले इसको समझ लो। डेबिट कार्ड क्या होता है,
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बस इतना फ़र्क है, ये समझ लो। क्रेडिट कार्ड जब आप खुशी होती है, आपको खुशी होती है, पैसे आते हैं, तो वो समझ लो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। कभी आपको गम हो रहा है, दुख हो रहा है, तो समझ लो वो एक तरह का डेबिट कार्ड है। डेबिट मतलब पैसे चले जाते हैं जब, ठीक है, और क्रेडिट मतलब पैसे आते हैं या सामान आता है। डेबिट कार्ड आर ऑल्सो ए नोन एज ए चेक कार्ड। डेबिट कार्ड को एक तरह से चेक कार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट कार्ड लुक्स लाइक ए क्रेडिट कार्ड। दोनों कार्ड सेम लगते हैं। अभी इन्होंने ये क्यों लिखा कि डेबिट कार्ड्स लुक लाइक ए क्रेडिट कार्ड, इनको ये लिखना था डेबिट कार्ड लुक्स लाइक ए राशन वाला कार्ड। राशन वाला कार्ड, हंसो मत यार, अच्छा नाम है राशन वाला कार्ड। तो कमेंट में बताना नाम कैसा है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड लुक्स लाइक, हम बोलेंगे इसको राशन वाला कार्ड। और उसके बाद लिखा है और एटीएम कार्ड। अच्छा, एटीएम की फुल फॉर्म किस किस को पता है अभी जाके कमेंट करना, बिना गूगल पे सर्च करे, मैं देखूंगा किस किस को पता है, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अब तो पता ही चल गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बट दे ऑपरेट, यहाँ पे लिखा है बट दे ऑपरेट लाइक एज ए कैश और पर्सनल चेक्स। बट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, आप किसी को पेमेंट कर सकते हो कैश के द्वारा। आपकी पेमेंट जब आती है तो आपको पता चल जाता है कितने पैसे कटे हैं, वो पता चल जाता है। चेक्स के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक तरह का चेक भी बोल सकते हो इसको। उसके बाद लिखा है और पर्सनल चेक्स वाइल ए क्रेडिट कार्ड इज ऑलवेज टू पे लेटर। देखो यहाँ पे एक चीज बताइए, छोटी सी डेफिनेशन भी बोल सकते हो, एक अच्छी लाइन भी बोल सकते हो। देखो, क्रेडिट कार्ड इज ऑलवेज पे लेटर। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है पहले खरीदो फिर दे दो। क्या क्या बोला मैंने, पहले खरीदो फिर दे दो, मतलब कि पहले खरीदो उसके बाद पेमेंट कर दो, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रेडिट कार्ड। और इसी जगह पे ए डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, डेबिट कार्ड इज आईएस अवे टू पे नाउ, मतलब कि अब तुम्हें कितना भरना है। डेबिट कार्ड का मतलब अब तुम्हें कितना भरना है। जब भुगतान होता है तो मम्मी क्या पूछती है, आप कितने का कटवा के आया भाई, तो यही चीज आपको करनी है। यहाँ पे आपको पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड मतलब पैसे आपके कितने कटे अभी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है व्हेन ए डेबिट कार्ड इज यूज्ड मनी इज क्वालिटी डिडक्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। जब सेविंग अकाउंट में से, ज़्यादातर सेविंग अकाउंट वाले डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है, जब आपके सेविंग अकाउंट में चेक करना, मतलब कि विड्रॉल कितना करा है, इंक्वायरी चेक कर रहे हो, कुछ भी चेक करना, सेविंग अकाउंट में से पैसे कितने डिडक्ट हुए हैं। डिडक्ट मतलब कट जाना, पैसे कट जाते हैं तो डेबिट कार्ड भी चेक होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड से कितने पैसे कटे वो सारा सेविंग अकाउंट वालों के पास होता है, वो दिखा देता है। तो ये थे इसके कुछ 4-5 टाइप्स जिसके थ्रू आप अपनी नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो। तो इसके बाद थोड़े बहुत टॉपिक्स और रहते हैं डेबिट कार्ड का बताना है, और उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स है, कुछ फीचर्स है, वो बताता हूँ। फिर उसके बाद करते हैं चैप्टर को एंड। तो इसको उतारो। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, द मेन एडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड। मैंने अभी आपको डेबिट कार्ड के बारे में बताया था, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि डेबिट कार्ड के जो एडवांटेजेस है वो कुछ रहते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 डेबिट कार्ड का एडवांटेजेस बताता हूँ, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नीड ऑफ कैश कैरी। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपने पास किसी भी तरह के कैश को रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अगर आपने डेबिट कार्ड ले रखा है तो। ये लोग आप जानते होंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है इट इज़ ए क्विक एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन यूजिंग ए चेक्स। यहाँ पे लिखा है इट इज़ क्विक, मतलब कि ये एक जल्दी ट्रांजेक्शन करने वाला सिस्टम बना रखा है सरकार ने, ठीक है। और उसके बाद एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन यूजिंग ए चेक्स, और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग यूज़ ही नहीं कर पाओगे। डेबिट कार्ड यूज़ करना बिल्कुल आसान होता है, चेक से भी ज़्यादा आसान होता है। डेबिट कार्ड को एक बार सिखा दिया, जैसे कि आप मोबाइल के गेम खेलते हो या फिर मोबाइल पे ऐसे करते हो, तो ऐसे कंप्यूटर पर आपको सिखा देंगे, आपको ऐसे 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 करना है। पेमेंट करने से ATM मशीन अगर आपने नहीं चालू करी हो, कभी पहली बार करी हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 1-2 बार सीखोगे आ जाएगा। मगर फॉर्म भरना, जो चेक्स के फॉर्म भरना होता है, उससे कंपैरिजन करा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इजीली होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पूछा गया है थर्ड पॉइंट जो हमारा है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू विड्रॉल कैश। यहाँ पे लिखा है और इसके ज़रिए हम अपने कैश को भी निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ATM कार्ड हो गया, चेक्स हो गया। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें ये आसानी के लिए बना दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको एडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपकी बुक में है उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ EPS। तो यहाँ पे EPS के एडवांटेजेस तो दे रखे हैं, इसके बारे में डिफाइन भी कर रखा है, मगर मैं आपको छोटे शब्दों में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी छोटे शब्दों में बताऊंगा कि उस बड़ी सी बॉडी में छोटे माध्यम से क्या लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है डिक्रीजिंग टेक्नोलॉजी कॉस्ट। तो देखो,
ये जब से आया है ईपीएस तो इसने टेक्नोलॉजी कॉस्ट तो डिक्रीज करी है, बिल्कुल करी है, ठीक है। पहले क्या होता था, पेपर लगता था, पेन लगता था, लाइन लगती थी, टाइम लगता था। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी कॉस्ट कैसे डिक्रीज हुई है, पहले जब हम करते थे ना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो थे नहीं, तो वहाँ पे जाते थे तो टाइम लगता था, मोबाइल से फ़ोन करना पड़ता था, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अब कितनी एडवांस हो गई है, एक छोटी सी चिप एक कार्ड में डाल दी है, वो चिप आपका सारा डेटा ट्रेस कर लेती है और उस चिप की मदद से आप क्या करते हो, अपने पैसे निकाल सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर जमा करवा सकते हो, कटवा सकते हो। बस वो छोटी सी चिप आपका रजिस्टर जो कर रखी है, उस चिप की मदद से आपका पूरा जो डेटा स्कैन हो सकता है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, कितने नहीं है, कितने कटे हैं और कितने नहीं कटे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इजीली आपको कर दिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये उसके अंदर लिखा है, ऐसा बुक में सेकंड पॉइंट लिखा है रिड्यूसिंग ऑपरेशनल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो देखो ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होता है। प्रोसेसिंग मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बनाते हो, मान लो पेन पेपर से कुछ आपने बनाया, वो प्रोसेसिंग जो उस पर कॉस्ट आती है वो प्रोसेसिंग कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट मतलब होता है जब आप कलेक्ट करते हो रॉ मटेरियल, तो उसको जोड़ने का सामान इकट्ठा करते हो, वो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, तो उसको भी रिड्यूस करें। यहाँ पे आपका टाइम नहीं लगता, ठीक है, और आपके जो पेपर्स है, पेजेस हैं, वो नहीं लगते, लाइन नहीं लगनी पड़ती लंबी लंबी, और यहाँ पर इतनी सारी कॉस्ट कम कर दी गई है, ठीक है। और इसी के कारण आपको एक छोटा सा स्मार्ट कार्ड दिया गया है, जिसको आप बोल सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है। तो इनकी मदद से काफ़ी ज़्यादा ईजिली पड़ जाता है हमको कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करना। हमारा जो पॉइंट नंबर 3 आता है उसका नाम लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑनलाइन कॉमर्स। तो जैसे कि मैंने अभी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में बताया, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं तो इससे ये पता चलता है कि पॉइंट नंबर 3 में कॉमर्स का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। देख लो खुद ही, मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया था, मैंने बताया कि पॉइंट नंबर 1 में हमें कोई भी चीज़ की अनदर जरूरत नहीं पड़ती, इतने सारे बैग पर्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक छोटी सी चिप है जो सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेती है, एक छोटा सा कार्ड है 2x2 का, उसको जेब में डाल लो, चाहे अगवाड़े चाहे पिछवाड़े कहीं भी डाल लो, वो कहीं भी यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। बुरा मत मानना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सेकंड में क्या बताया, ऐसे ऑपरेशनल और प्रोसेसिंग कॉस्ट को किस तरह से कम करा, और इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में ये कॉमर्स को भी बढ़ावा देती है, मतलब कि सारे के सारे हम नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग करेंगे, तो यहाँ पे कॉमर्स को ऑलवेज ही बढ़ावा मिलता रहेगा और कॉमर्स बढ़ रही है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होगी, इंडिया स्मार्ट होगा, पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 जो हमारे बुक का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नहीं कह सकता, लास्ट सेकंड पॉइंट कह रहा हूँ, लास्ट पॉइंट इसके बाद भी है जो बिल्कुल फालतू है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको इतना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ो, उसमें रीड आउट मार लेना। हमारी तरफ से लास्ट नंबर पॉइंट ये है हमारा 6, रिस्क एसोसिएशन विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के अंदर कौन कौन सी रिस्क भारी भरकम आती है जो आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। तो पहली जो आती है उसका आता है ऑपरेशनल रिस्क। मैंने आपको बताया था जब आप किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करते हो, जब आप किसी भी चीज़ को गलत रूप से इस्तेमाल करते हो, तो ये ऑपरेशनल रिस्क होता है। फिर ये भी होता है कि आपका कार्ड डिक्लाइन हो सकता है, कार्ड डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है, आप फ्रॉड के केस में फंस सकते हो। तो ये सारी रिस्क को बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। समझ आ गया? सिंपल शब्दों में बताया मैंने, नहीं समझ आया तो इधर मार लियो नज़र, इधर बताता हूँ बड़ी लैंग्वेज में, ध्यान से सुनो, लंबी चौड़ी लैंग्वेज है। arise from the potential from loss due to significant defense in system reliability or integrity. It also arise the customer misuse and the designed and implicated electronic banking and electronic money system. तो आ गया होगा समझ में? नहीं आया? अरे यार इतना लंबा मैंने बोला फिर भी नहीं समझ आया, तो छोटे में समझाया ना वो समझो। इसका मतलब क्या होता है, साफ सीधी बात देखो, ये पकड़ो मिसयूज, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिफेंस मैंने अभी आपको बताया, आप अपने कार्ड को किसी भी ऑपरेशनल कॉस्ट के तहत अगर किसी को दे देते हो, बोलते हो कि मेरे पैसे निकाल दो, उसको पासवर्ड याद नहीं है, दो बार अगर रॉन्ग डालेगा ना तो 24 घंटे के लिए कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा, 3 बार रॉन्ग डालती पासवर्ड, ठीक है, आप पैसे नहीं निकलवा सकते। क्रेडिट कार्ड में भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर होता है, उस पर आपको मैसेज आता है, मैसेज नहीं आया तो भी आपकी पेमेंट कैंसिल है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो ऑपरेशन रिस्क में होती है। सेकेंड नंबर पॉइंट पे आता है जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क। तो छोटे में बताऊँ कि बड़े में? बड़े में बताता हूँ, चलो ठीक है, समझ गया मैं दिल का दर्द। तो देखो बड़े में नहीं बता रहा मैं, छोटे में बता रहा हूँ। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? इट इज़ द रिस्क दैट ए कंट्र पार्टी विल नॉट सेटल द ऑब्लिगेशन एंड फुल वैल्यूज। यहाँ पर क्या होता है क्रेडिट रिस्क में, अगर आप किसी पार्टी से कुछ पैसे लेते हो, उसकी फुल सेटलमेंट या फुल पेमेंट नहीं करते हो, देन उस जगह पे आपको मिलेगा कौन सा रिस्क? क्रेडिट रिस्क, ठीक है, बोनस में मिलता है। उसके बाद लिखा हुआ है बैंक इंगेजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स banking activities and extend the credit via non-traditional channels and expand their market beyond
ट्रेडिशनल, जियोग्राफिक्स और यहाँ पे लिखा है बाउंड्रीज। मतलब कि क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, आप एक देश से दूसरे देश में कहीं भी ट्रांजैक्शन ईजिली कर सकते हो। अगर आपको मानो सपोज करो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई भी फ़ोन मंगाना है, ऑर्डर करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसी को भी आराम से फ़ोन को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और कोई रिस्क नहीं होती इसमें, बस आपने अपना जो नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो सही दिया हो, जिसमें से आपके पैसे डिडक्ट होंगे। इन केस अगर आप गलत दे देते हो, सोचते हो फ़ोन सही एड्रेस पे आएगा, तो ऐसा नहीं होता मुन्ना फ़ोन दूसरी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बात को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। थर्ड जो रिस्क आता है लीगल रिस्क। अगर आप ईपीएस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर अगर आपको लीगल रिस्क नहीं पता तो क्या पता, कुछ नहीं करा आपने ज़िंदगी में। तो देखो लीगल रिस्क का मतलब क्या होता है, अराइज फ्रॉम द वोलेशन एंड द नॉन कन्फर्मेशन विद द लॉ एंड रूल्स। अगर आप किसी भी फ्रॉड ऐप का यूज़ करते हो या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हो जो किसी दूसरे के बैंक अकाउंट को, पैसे को, इंटरनेट को, डेबिट कार्ड को, उसके पासवर्ड को, उसके पैसों को नुकसान पहुंचाए, तो ये होता है लीगल रिस्क। अगर आप हैकिंग करते हो वगैरह वगैरह करते हो तो ये लीगल रिस्क है, ठीक है। ये पूरी तरह से बैन है, जिसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने इसी तरह से लिखा है ये रिस्क क्या है, और प्रिजर्व्ड पार्टीज और when the legal rights of obligation to panics to transaction are not well to establish। अगर आप किसी भी फ्रॉड के द्वारा अपना ट्रांजैक्शन कराते हो किसी भी अनदर ऐप के द्वारा जो कि गवर्नमेंट द्वारा लीगल नहीं है, तो वहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो स्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, उस जगह पे आपके पैसे डिक्लाइन हो जाएंगे, कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी रिस्क को बोलते हैं लीगल रिस्क। समझ आ गया। तो लीगल रिस्क के बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है बैंकिंग इंगेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मनी एक्टिविटीज़। यहाँ पे लिखा है बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल क्यों चलाया। पैसे अच्छे नहीं थे, पैसे चल नहीं थे, बार्टर सिस्टम जो पहले चलता था वो अच्छा नहीं था, वस्तु विनिमय जिसमें एक सामान के बदले एक सामान। मैं अपने पड़ोसी को चप्पल देता था तो मेरे को जूते दे देती थी, मुंह पे दे देती थी, ठीक है, मैं भी मुंह पे देता था। तो देखो ये बार्टर सिस्टम होता था कि सामान के बदले सामान लेना। फिर उसके बाद सामान के बदले सामान ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाता, क्यों, मेरे को मान लो मछली खानी है, मेरे को सामने वाले से मछली चाहिए, उसके पास मछली है मगर उसको चाहिए चप्पल, मगर मेरे पास है जूते, तो वो मेरे को अपनी मछली क्यों देगा, जबकि मैं उसको चप्पल नहीं दे रहा हूँ, उसको चाहिए जूते, दे देंगे जूते, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये चीज़ है बार्टर सिस्टम, इसको हटा के फिर मनी लाई गई ताकि पैसों के बदले हर चीज़ आसान हो सके। पैसे जब आसान नहीं कर पाए, अब खुले की दिक्कत आने लगी। दुकान पे जाते हैं लेने तो दुकान वाला क्या करता है, 30 रुपये की थैली नहीं है, 29 रुपये की अगर दूध की थैली है तो उसको 1 रुपया देता नहीं है, बोलता खुला नहीं है, तो 30 रुपये काट लेता, 30 रुपये काट लेता, तो घर पे जो है मेरे को डांट पड़ती है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो मैंने आपको बताया, ये सारी बातें ये ध्यान रखने की वजह से बैंक वालों ने चालू करा ये जो कार्ड का सिस्टम है ना, जो कार्ड का घेरा है सारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह कार्ड फलाना कार्ड ढिकाना कार्ड, सारे कार्ड इसलिए चालू करे गए हैं ताकि आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सको और किसी भी तरह से ईजिली हर चीज़ को हैंडल कर सको। तो यहाँ पर इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्फेस लीगल रिस्क एंड रिस्पेक्ट इन द कस्टमर डिस्क्लोजर एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। और ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, किसी की भी पर्सनल चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इनका यूज़ करो, खुश रहिए, टाटा बाय बाय सी यू। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर है, यूनिट नंबर आपकी 2 है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, वो आपका खत्म होता है यहीं पर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसका फर्स्ट पार्ट मतलब कि यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर मैंने डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लो। इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स अभी रेडी होने वाले हैं, तो आप परचेज करने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ओबी एग्जाम से पहले मतलब कि जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनसे पहले आपकी बुक्स जो है सारी कंप्लीट कराऊंगा चैनल एक्सप्लेन पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।